Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with our editorial discussion for 22nd of January 2022. First of all, let's understand कि which all topic we have to discuss today. सबसे पहले we'll talk about the value of Indian Constitution. दो हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है. Now it talks about the values that our Constitution has given to us, the value that our Constitution has given to our nation actually. हम इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ये एडिटोरियल काफी अच्छे पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है. एंड सेकंड विल टॉक अबाउट इंडिया और जर्मनी की जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है, काफी ज्यादा अच्छी हो रही है. और स्पेशली अगर आप उसका रिसेंट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो बेयर्न नाम की एक शिप है, BAYRN बेयर्न नाम की एक शिप है जो कि जर्मनी की शिप है, जो कि रिसेंटली इंडिया के जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है मुंबई का, वहां पर आई है रिसेंटली. नाउ बेयर्न शिप की क्या इंपॉर्टेंस है हम इसको भी प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. एंड उसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इंडिया और जर्मनी का रिलेशनशिप लगातार इंप्रूव हो रहा है हम उसके बारे में प्रॉपर्ली बातचीत करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट topic that we have to talk about. It is about the ground rules of one land of many. It actually talks about the Constitution of India, the values that our Constitution gives to us, the ideals that our Constitution gives to us. देखिए 2022 जो है उसमें 72nd हम एनिवर्सरी मना रहे हैं हमारे Constitution of India की. आपको ध्यान होगा 1950 के अंदर हमारा Constitution it came into force on 26th of January and in 2022 it is actually going to complete 72 years. नाउ आपको ध्यान होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अराउंड 3 साल लगे थे इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन. दिस वाज द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दैट इट टुक टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसके अंदर इट एक्चुअली रीअफर्म द एसेंस ऑफ आवर इंडियन नेशनलिज्म. नाउ देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इट इज नॉट जस्ट अ रूल बुक. ये सिर्फ रूल्स नहीं बताता है कि इसके टाइम में ये होगा, इसके टाइम में ये होगा. इट एक्चुअली गिव्स अस वैल्यूज, इट एक्चुअली गिव्स अस आइडिया. इट हैज एक्चुअली गिवन अस एक आइडिया दिया है हमें इंडिया के लिए. इट हैज गिवन अस आइडिया ऑफ अ परफेक्ट कंट्री जो इंडिया एक फॉर्म कर सकती है. व्हाट इज एक्चुअली अ परफेक्ट कंट्री इन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव? इसका मतलब यहाँ ये है कि जहां पर एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग, डिफरेंट ऐसे लोग जो डिफरेंट आइडियल्स को फॉलो करते हैं, इसके बावजूद दोनों एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं. सबके सब एक साथ रहते हैं यहाँ पर. अगर हमारे आप नेशनलिस्ट मूवमेंट को देखोगे या फिर हमारे जो रिपब्लिक के जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ मतलब उनको देखोगे, हर एक हमारे पर्सपेक्टिव के अंदर हम कहीं ना कहीं एक आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर चल रहे हैं. ठीक है, एक हमारा आइडियल इंडिया है, हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर आप इस आइडिया ऑफ इंडिया को देखोगे, इसका एक मॉडर्न कंसेप्ट अगर देखोगे तो इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजनशिप. राइट, ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजनशिप के ऊपर बेस्ड है हमारा आइडिया ऑफ इंडिया. और एक्चुअली जितने भी वर्ल्ड के सारी कंट्रीज होती हैं दे आर मतलब एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ह्यूमन राइट्स एज द बेसिक ह्यूमन नीड्स. ठीक है, इस ह्यूमन राइट्स को बेसिकली वो एक आइडियल मतलब सिचुएशन की तरह लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया भी ह्यूमन राइट्स को, सिटीजनशिप को यहाँ पर मेन फोकस में रख के इस चीज को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों के कंसेप्ट को साथ लेकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा है. मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या प्रोवाइड किया है? हमें पहली बात तो ह्यूमन राइट्स दी है, हमें हर एक पर्सन को इसने सिटीजनशिप प्रोवाइड किया है और इन सब चीजों को बैक किया है. इसके अगेंस्ट कोई भी प्रॉब्लम होंगी तो उसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है. सो दिस इज द मेन गिफ्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है पिछले 70 सालों के अंदर. अगर आप पहले की बातें करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने से पहले हमारा जो इंडिया था उसका आइडिया जो था, दैट आइडिया ऑफ इंडिया इट वाज ड्रॉन फ्रॉम माइथोलॉजी, फ्रॉम थियोलॉजी. आपको ध्यान होगा वी ऑलवेज वांटेड टू फॉर्म अ राम राज्य. हम राम राज्य फॉर्म करना चाहते थे बिकॉज वी वांटेड टू बी जस्ट लाइक द किंगडम ऑफ राम, लॉर्ड राम की तरह हम बनना चाहते थे. राइट, उस पर्टिकुलर मिथ को हम साथ लेकर, मतलब मिथ इन द सेंस कि हम उस पर्टिकुलर चीज को लेकर उससे इंस्पायर होकर हम उसके आगे तरफ जा रहे थे. हम थियोलॉजी की बात करें कि वी एक्चुअली वांटेड टू क्रिएट आइडियल स्टेट जस्ट लाइक अ गॉड. जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो वो इंडिया को एक गॉड लाइक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे. तो ये थियोलॉजी माइथोलॉजी के पीछे हम चल रहे थे. बट अगर आप देखेंगे जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, इट इज एक्चुअली बैक्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. हम यहाँ पर एक लॉ को मतलब प्रॉपर रख के, हम यहाँ पर लॉ को ध्यान में रख के, लॉ के बेसिस पे हम सारे के सारे चीजों को यहाँ पर साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं. अब देखिए इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम सारी इंस्पिरेशन लॉ से लेते हैं तो हमने यहाँ पर जो माइथोलॉजी है या फिर जो वैल्यू सिस्टम है उनसे हमने कोई भी फोर्स नहीं लिया है, कोई भी अपने आइडियाज नहीं लिए हैं. ऐसा बिल्कुल गलत होगा. बिकॉज हमारे ऊपर टैगोर का जो मिस्टिक जो इन्फ्लुएंस है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. जो गांधी जी थे हमारे, गांधी जी का जो स्पिरिचुअल एंड मॉरल इन्फ्लुएंस था वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमारे टैगोर की वैल्यूज, गांधी जी की वैल्यूज, सुभाष चंद्र बोस की वैल्यूज एंड डिफरेंट वैल्यूज, इन सबको कंबाइन करके जो एक पर्टिकुलर चीज बनाया गया है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके अलावा अगर आप देखेंगे, देखिए टैगोर ने यहाँ पर अपने मिस्टिकल इन्फ्लुएंस दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. गांधी जी ने अपने स्पिरिचुअल और मॉरल इन्फ्लुएंसेस दिए हैं. उसके अलावा अंबेडकर, नेहरू, पटेल, इन सब ने अपने इंटेलेक्ट दिए हैं, अपने विजन दिए हैं और इन सबको कंबाइन करके एक्चुअली हमारा एक कंट्री बन चुका है जो मतलब बन सका है, जो एक्चुअली एक सेक्युलर कंट्री है, एक लीगल कंस्ट्रक्ट के ऊपर बेस्ड है. इसका मतलब क्या है? एक लॉ के ऊपर बेस्ड है. आपको ध्यान होगा अंबेडकर, नेहरू, पटेल ये सब के सब लॉयर्स थे. ठीक है, सबके सब लॉयर्स थे. उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखा है कि किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी
देखिए आपने लक्ष्मीकांत के अंदर एक चीज जरूर देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि क्यों है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि इसलिए है बिकॉज उसका एक रीजन दिया जाता है, बिकॉज इसको बनाया है लॉयर्स ने। तो ये इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट की तरह शो करने की कोशिश करता है, बट अगर आप इसके पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक पर्सपेक्टिव के लिए अभी से रेडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक सिनेरियो के लिए क्या किया जाएगा, फिर क्या नहीं किया जाएगा, एवरी सिंगल थिंग इज रिटन बिकॉज लॉयर्स जो थे उस टाइम के, दे वर सो विजनरी, दे वर वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको पहले ही उन्होंने देख लिया था, और हर चीज का सॉल्यूशन वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालकर गए हुए हैं। इसका अगर आप बेस्ट एग्जांपल देखना चाहते हैं, दैट कम्स इन प्रियम्बल। प्रियम्बल के अगर अंदर आप देखिए, उसके अंदर जस्टिस का कंसेप्ट है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस हर चीज को हमने देकर गए हुए। इसको हमने एक बेडरॉक ऑफ नेशनल, हमारे नेशनल यूनिटी का एक बेडरॉक की तरह बनाने की कोशिश की है। हमारे प्रियम्बल यहां पर सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होने वाला है, ये वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करता है, ये आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। इट एक्चुअली सिग्निफाइज कि हमारे हर एक पर्सन को जस्टिस मिलेगा, प्रॉपर लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, उन्हें फ्रेटर्निटी के साथ रहना है। इन सबको, इन सब चीजों को एक साथ लेकर आया गया, तभी हमारा प्रियम्बल जो यहां पर फॉर्म हुआ है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। अगर आप यहां पर ऑथर की बात करेंगे तो ऑथर ये बोलते हैं कि उनके हिसाब से द रोल ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसने एक्चुअली इंडिया के अंदर सिविक नेशनलिज्म को जन्म दिया है। सिविक नेशनलिज्म क्या होता है? देखिए सबसे पहले आप समझिए सिविक नेशनलिज्म क्या होता है। सिविक नेशनलिज्म का सीधा सा कंसेप्ट ये है जहां पर हर एक पर्सन को यहां पर इक्वल राइट्स मिलते हैं, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं, हर एक वहां पर हर एक स्कीम का प्रॉपर बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड सिविक नेशनलिज्म। मतलब नेशनलिज्म तो है, बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिविल लोग, जो लोग यहां पर रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए चीजें की जाती हैं, ठीक है। और इस सिविक नेशनलिज्म ने एक्चुअली आगे जाकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो इंडिया का समाज है, उसको बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है, उसको मॉडर्नाइज किया है। मतलब हम काफी पीछे, सोचिए ब्रिटिशर्स के अंदर वी एक्चुअली बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पुअर कंट्रीज, और यहां से इमर्ज होकर अगले 70 सालों के अंदर वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ये सब का सब कहीं ना कहीं इसका श्रेय अगर आप देना चाहेंगे, दैट गोज टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट गोज टू लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? नाउ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सा मतलब है जो कि क्लासिक लिबरलिज्म और रूल ऑफ लॉ दोनों को फॉलो करता है। Now what is this particular thing? इसका सीधा सा मतलब है, देखिए जो लिबरल मार्केट है, जो आप मार्केट और जो आप बाहर देखते हैं, दैट इज रेगुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड एट द लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो आप मार्केट देखते हैं बाहर, देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है मार्केट, अगर आपने कैपिटलिस्ट और मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में अगर देखा होगा तो वहां पे मार्केट को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया जाता है। तो लिबरल मार्केट के अंदर ये बोला जाता है कि मार्केट को आप फ्री हैंड तो दो, वहां पे ट्रेड को पूरी तरीके से फ्री रखो, बट पूरी तरीके से अनहैम्पर्ड मत रखो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी वहां पर पूरी तरीके से उस चीज पे अपना एक अधिकार कर ले, ठीक है। हर एक पर्सन को यहां पर इक्वल मिलने चाहिए, सोसाइटी के हर एक पर्सपेक्टिव को, मतलब सोसाइटी के हर एक जो सेक्शन है उनको यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, इक्वल यहां पर राइट्स मिलने चाहिए ताकि उस मार्केट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके। दैट इज कॉल्ड एज यहां पर देखिए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और इस लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन इसके कारण ही पिछले 70 सालों के अंदर हमने इतने फास्ट इमर्ज हुए हैं कि वी हैव बिकम द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल टास्क होता है, जो मेन टास्क होता है, वो ये होता है कि उसे रूल्स बनाने होते हैं, कुछ शेयर्ड नॉर्म्स रखने होते हैं, कुछ वैल्यू सिस्टम ये सब बनानी होती है, ताकि जो डिफरेंट लोग हैं, जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट डाइवर्स लोग हैं, वो सब एक साथ आके इसके अंदर फंक्शन कर सके, एक साथ आके यहाँ पर काम कर सके, ताकि इस तरीके से जो हमारा नेशन है, जो हमारी कंट्री है, वो फंक्शन करेगा। और किस तरीके से हमारा कंट्री इवॉल्व होगा, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होती है। एंड दिस इज द मेन टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेन पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का यही होता है। उसी तरीके से अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आइडियल्स यहाँ पर इंबेडेड है, बहुत सारे आइडियाज जो यहाँ पे मेंशन्ड है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, वो काफी इंप्लीमेंट हुए हैं, काफी इवॉल्व हुए हैं। उसके कारण हमारा जो डॉक्यूमेंट है, इट हैज एक्चुअली फॉर्म्ड अ सिविक नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की है। अगर आप पिछले 7 डेकेड्स के अंदर देखेंगे, देखिए ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, और पिछले 70 ईयर्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कितने अच्छी तरीके से फॉलो किया है, दैट एक्चुअली डिसाइडेड व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी आर राइट नाउ। हम अपनी कंट्री को कितने आगे लेकर जा पाए हैं, हम अपनी कंट्री को कितना स्ट्रांग बना पाए हैं, वो ये चीज शो करता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितने स्ट्रांगली यहां पर फॉलो किया है। अब देखिए ऑथर यहाँ पे एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ स्टेट को ही नहीं, बट एवरी सिंगल इंडिविजुअल को यहाँ पर शेप करने की कोशिश करता है, उनके वैल्यू सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, उनके आइडियल्स को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। अगर आप हर सोसाइटी की बात करेंगे, हर समाज की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने लीगल सिस्टम के ऊपर वो इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब देखिए एक सोसाइटी तभी से अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकती है जब उसका लीगल सिस्टम स्ट्रांग होगा। सोचिए कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, ठीक है, वहां पर मान लीजिए कि मर्डर इज नॉट अ क्राइम, मान लीजिए वहां के लीगल सिस्टम के अंदर मर्डर को यहाँ पे क्राइम नहीं माना जाता, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर मर्डर का जो रेट है वो
काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इसीलिए। और सेकंड सोसाइटी मान लीजिए जहां पर सोसाइटी के अंदर मर्डर को पूरी तरीके से पनिशेबल बनाया गया है, वहां पर मर्डर जो बिल्कुल नहीं होगा, वहां पर उसको रोकने के लिए सारे के सारे एफर्ट्स लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, देखिए ये सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट होता है, जिससे कि दोनों आपस में इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होती है कि सोसाइटी के ऊपर लीगल सिस्टम काम करता है और लीगल सिस्टम के साथ यहाँ पर सोसाइटी काम करता है, और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और दोनों ही इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर इन चीजों को कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट किया जाता है। हमारे सोसाइटी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लीगल सिस्टम को कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारी एक इशू रही है, लेकिन हम इस चीज को इतने अच्छे से हमने इसको मतलब पिछले 70 ईयर्स के अंदर हमने इसको इतने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, इतने अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया है कि देखिए जिस तरीके से एक लीगल सिस्टम और एक सोसाइटी जिस तरीके से आपस में इंटरमिंगलिंग करती है, आपस में इंटरप्ले करती है, आपस में साथ रहने की कोशिश करती है ना, वो एक्चुअली शो करता है, वो एक्चुअली फॉर्म करता है कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी जो है वो सोसाइटी फॉर्म करेगी, सोसाइटीज हमारी कैसे सिविलाइजेशन के अंदर इवॉल्व होगी, और कैसे हमारी सिविलाइजेशन जो है उस पूरे सिविलाइजेशन के अंदर एक नेशनलिज्म का एक सेंस आएगा, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेकर उनके अंदर एक टाइप का सेंस आएगा, और एक साथ मिलकर वो सबके सब पर्सन एक साथ रहना चाहेंगे। नाउ देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनको ये चीज तो बहुत ही अच्छे तरीके से पता थी, उनको बहुत ही क्लियरली पता था कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली यूज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का यहां पर सबसे मेन काम यहां पर ये होने वाला है कि वो किस तरीके से जो लोग हैं यहां पर जो लोग रहते हैं उनके आइडियल्स को किस तरीके से चेंज कर सकता है, उनके वैल्यू सिस्टम को किस तरीके से चेंज करके और बेटर बना सकता है। अब देखिए यहां पर अंबेडकर का एक स्टेटमेंट आता है, अंबेडकर बोलते हैं आई डू नॉट वांट दैट आवर लॉयल्टी एज इंडियन शुड बी इन एनी स्लाइटेस्ट वे अफेक्टेड बाय एनी कॉम्पिटिटिव लॉयल्टी। बोलना चाहते हैं देखिए अगर यहां पर आपकी दो डिफरेंट लॉयल्टीज हैं, पहला है एज अ इंडियन और सेकंड मान लीजिए एज अ हिंदू या फिर एज अ मुस्लिम, तो कौन सी ज्यादा इसमें डोमिनेट करना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि जो इंडियन लॉयल्टी है उसके सामने बाकी जितने भी लॉयल्टीज है उसको आपको बिल्कुल साइड रखना होगा। जो हमारी लॉयल्टी एज इंडियंस है दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव लॉयल्टी। हो सकता है कि वो रिलीजन की लॉयल्टी हो, कल्चर की लॉयल्टी हो, लैंग्वेज की लॉयल्टी हो, आप इन सब चीज को पीछे छोड़ के सबसे पहले आप इंडिया को यहां पर चूज करेंगे। आई वॉन्ट ऑल पीपल टू बी इंडियंस फर्स्ट, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का कहना है। आई वॉन्ट ऑल पीपल्स टू बी इंडियंस फर्स्ट, इंडियंस लास्ट एंड नथिंग एल्स बट इंडियंस। एवरी इंडियन सिटीजन शुड ओनली बी इंडियंस, दे शुड नॉट बी हिंदू, दे शुड नॉट बी मुस्लिम्स, दे शुड नॉट बी सिख्स, दे शुड नॉट बी एनीथिंग बट ओनली इंडियंस, ठीक है। दिस इज व्हाट डॉक्टर अंबेडकर वांटेड टू से बाय दिस पर्टिकुलर लाइन। दिस वाज अ ग्रेटर चैलेंज। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के अंदर तो ये और बड़े चैलेंज की तरह निकल रहा था, बिकॉज देखिए इंडिया के अंदर उन्होंने तीन चीजों का यहां पर जिक्र किया, रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज। ये तीनों बहुत बड़े बैरियर्स है इंडिया के अंदर जो कि हमारे यूनिटी को कहीं ना कहीं रोकते हैं। बट इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है जो कि है एक कास्ट और सोशल हायरार्की। जो कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर, जो सोशल हायरार्की का सिस्टम जो हमारे इंडिया के अंदर जो लगातार प्रिवलेंट हो रहा है, वो एक बहुत बड़े शैडो की तरह इंडिया के अंदर इमर्ज होता है। और उसके कारण ही हमारा इंडिया कहीं ना कहीं, अगर हमारा इंडिया देखिए प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है और पीछे की तरफ आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारा कास्ट, सोशल हायरार्की, रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज है। इसके बैरियर्स जो है इस चीज को यहां पर सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये बोलते हैं कि देखिए पॉलिटिक्स के अंदर तो हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं दैट देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। एक पर्सन जाके वहां पर एक वोट देकर आता है और उस एक वोट की एक वैल्यू होती है, मतलब वन मैन गिव्स वन वोट एंड दैट वन वोट हैज वन वैल्यू। ये तो हम पॉलिटिक्स में मानते हैं, बट क्या हम अपने सोशल लाइफ में, अपने हमारी इकोनॉमिक लाइफ में क्या इस पर्टिकुलर चीज को मानते हैं? क्या हम अपने सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक वन मैन को वन वैल्यू देते हैं? क्या एक पर्सन जो कि बहुत ही रिच है और एक पर्सन बहुत ही पुअर है, क्या दोनों को हम सेम वैल्यू देते हैं? आई डोंट थिंक सो। हम उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं देते। अगर आप उसको पॉलिटिक्स में चेक करेंगे, देखिए एक भले ही वो रिच हो या फिर पुअर हो, दोनों अगर वोट देंगे दोनों की वैल्यू सेम होगी यहाँ पर। बट सोसाइटी के अंदर एक रिच और पुअर है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर बहुत डिफरेंट हो जाती है, दोनों को यहाँ पर सेम वैल्यू नहीं दिया जाता है। एंड डॉक्टर अंबेडकर आस्क्स हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जहां पर हम पॉलिटिकल लाइफ में तो उनको वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके सोशल लाइफ में उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उनको इकोनॉमिक स्ट्रक्चरिंग लाइफ में उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसे काम चलेगा इसके पीछे? अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर ये बोलते हैं, देखिए डॉक्टर अंबेडकर यहां पर इस चीज पे फोकस करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी जो है ये दो टाइप की बहुत बड़े सोशल इवल्स हैं जिसको किसी भी तरीके से हटाना होगा हमें, ठीक है। अगर जो उन्होंने इतना एफर्ट लगाया था डॉक्टर अंबेडकर ने डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वालिटी को खत्म करने के कारण, मतलब इसके ऊपर इतना उन्होंने एक्शंस लिए थे कि इसी के कारण कहीं ना कहीं जो हमारी जो इंडियन आइडिया है वो यहां तक पहुंच सका कि हमने जितने भी हमारे अंडर क्लास थे जो कि नेग्लेक्टेड थे, उन सबको हमने मेन स्ट्रीम चीजों के अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट किया। ये उनकी बहुत बड़ी एक उनका एक एफर्ट था, उनका एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस का वो था, ठीक है। एक रिजल्ट था कि हमने जितने भी अंडर क्लास थे, जितने भी अनटचेबल्स थे, जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लोग थे, उन सबको यहाँ पर मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर हमने इसको इंक्लूड करना स्टार्ट किया। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे, ही वाज डीपली ट्रबल्ड बाय द इनइक्वालिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम के अंदर देखोगे तो यहाँ पर जो हायर कास्ट है वो लोअर क्लास के सामने आना नहीं चाहता था, बिकॉज दे थॉट दैट दे आर इम्प्योर, ठीक है। और अगर आप इंप्योरिटी की बात करेंगे तो दिस इंप्योरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड बाय ओनली बर्थ, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का कहना था। तो अंबेडकर जो थे वो इस बात के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रबल्ड थे
उनका यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंसेप्ट था, सबसे बड़ा जो यहाँ पे डर था, फियर था, वो ये था कि देखिए दलित्स को यहाँ पर बहुत बड़ा फियर ये था कि नेशनल इंडिपेंडेंस के बाद हो सकता है कि जो सोशल और पॉलिटिकल डोमिनेंस में जो 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 मतलब बेसिकली अपर कास्ट वाले लोग हैं वो इन दलित्स को प्रॉपर वैल्यूज नहीं देंगे, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं देंगे, और शायद उसके कारण वन इंडिया होने के बावजूद वो इंडिया कभी वन इंडिया नहीं हो पाएगा। मतलब इंडिया एक ही होगा बट उसके अंदर डिफरेंट डिविजन हो जाएंगे, ऑफ रिच पुअर मिडिल क्लास इन सबका यहाँ पे डिवीजन होकर रह जाएगा। ऐसा अंबेडकर को बहुत बड़ा डर था, और ऐसा आप देखिए तो कहीं ना कहीं ऐसा साबित भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां पर डॉक्टर अंबेडकर थे, उनका एक उनका सजेशन ये था कि जो दलित्स हैं दे मस्ट सपोर्ट इंडिया फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। वो चाहते थे कि जो इंडिया की जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल चल रहा है उसके अंदर दलित्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, बट उसके साथ साथ वो चाहते थे कि दलित्स यहां पर एक सेकंड वॉर को भी वहां पर पूरी तरीके से सपोर्ट करे, जिसके अंदर वो इक्वल राइट्स के लिए फाइट करे, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मांगे। देखिए एक तो दलित जो है फाइट कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के साथ, मतलब ऐसा अंबेडकर चाहते थे, एक तो फाइट करे ब्रिटिश रूल के साथ जहां पर वो अपनी फ्रीडम को माने, जहां पर हमें नेशनल स्ट्रगल के लिए वो फाइट करे, बट साथ ही साथ वो अपने इक्वल राइट्स के लिए फाइट करे। यहां पर जो फाइट होगा वो होगा फ्रॉम द अपर कास्ट, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ नहीं होगा, यहां पर ये कास्ट होगा अपर कास्ट के साथ। अपर कास्ट से उनको इक्वल राइट्स को मांगना होगा, यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज को मांगना होगा, इक्वल यहां पर हर चीज को मांगना होगा, ताकि दलित को यहां पर सेम वैल्यू मिल सके जैसे कि बाकी जो वैल्यू सिस्टम है बाकी जो लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर उनको मिलता है। अब देखिए ऑथर का यहाँ पे कहना है कि ऑल्दो यहाँ पर अंबेडकर थोड़े से पेसिमिस्ट थे, उन्हें ऐसा हो मतलब उन्हें बहुत बड़ा फियर था कि क्या ऐसा हो पाएगा कि जो जितने भी मतलब लोअर क्लास है क्या वो कभी भी अपर क्लास के साथ मर्ज हो पाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अंबेडकर का सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं वर्क हो गया है, जहां पर आपने देखे डिफरेंट टाइप के प्रोटेस्ट हुए हैं। जो लोअर क्लास के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द अपर क्लास, और उन्होंने अपनी वैल्यूज यहाँ पर खुद बनाने स्टार्ट की अपने हमारे समाज के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर है उनका भी ये चीज मानना था, और जो हमारे ऑथर है उनका भी ये मानना है कि दोनों ही पर्सपेक्टिव में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने कहीं इस चीज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस चीज को अगर जाएगा तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जाएगा, जिसने इंडिया के अंदर एक सिविक नेशनलिज्म का एक आइडिया को बर्थ दिया है, जो कि मतलब दिस पर्टिकुलर सिविक नेशनलिज्म इट इज नॉट बेस्ड ऑन सोसाइटी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स। ये हर एक इंडिविजुअल को राइट देता है, ये सोसाइटी को राइट नहीं देता है कोई भी, ये हमारे रिलीजन को कोई राइट नहीं देता है, ये हमारे पर्सपेक्टिव को राइट देता है, ये हमारे इंडिविजुअल्स को राइट देता है। ठीक है, इसी चीज के कारण क्या होता है, जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया आया, यानी कि जब हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली तो उसके बाद हमने हर इंडियन को यहां पर फ्री करने की कोशिश की। हमने देखिए यहाँ पर किसी सोसाइटी को फ्री करने की कोशिश नहीं की, हमने इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को फ्री करने की कोशिश की। हमने ये कोशिश किया कि हर पर्सन को यहाँ पर किसी भी टाइप की कैटेगरी के अंदर ना डाला जाए, उनको लो कास्ट हाई कास्ट इन सब के अंदर ना डाला जाए, बट उनको हर एक पर्सन को यहाँ पर इंडिविजुअल उनका राइट्स दिया जाए, वो इंडिविजुअल बेसिस पे अपने हर एक काम को कर सके, ताकि जो आइडेंटिटी उनकी है ना वो आइडेंटिटी हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे रहे, ना कि सोशल लेवल पे, ना ही रिलीजन लेवल पे। ठीक है, इसी चीज को अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ही बखूबी निभाया है, जहां पे हर एक पर्सन को देखिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है। अगर किसी भी टाइप का उनको हार्म होता है, मतलब जो भी लोअर क्लास के लोग हैं उनको किसी भी टाइप का दिक्कत होती है, उनके अगेंस्ट प्रॉपर उनको आप वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे राइट्स जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, जो लोअर सेक्शन है उनको फिर से यहाँ पर अपर सेक्शन को उठाकर डॉक्टर अंबेडकर का जो फियर था उसको सही ना साबित होने देना। अब देखिए यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं, अब यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर उसने एक कंसेप्ट दिया है दैट इंडिया इज अ वन लैंड बट इट एम्ब्रेसेस मैनी। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट क्रीड के, डिफरेंट कलर, कल्चर, कुजीन, कन्विक्शन, कॉन्सोनेंट, कंस्ट्यूम, हमारे यहाँ पे जो एंडलेस डिफरेंसेस है, इतने सारे डिफरेंस, हमारे पास इतनी वैरायटीज है, हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, बट इसके बावजूद वी ऑल स्टिल रैली अराउंड द डेमोक्रेटिक कंसेंसस। इसके बावजूद हम एक सिंगल कंट्री के अंदर रहते हैं, हम एक कंसेंसस कंट्री के अंदर रहते हैं, हमारे बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं होती। देखिए थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होना दैट इज नॉट अ बिग थिंग। इंडियन डेमोक्रेसी इज स्टिल इवॉल्विंग, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी अभी भी खुद को इवॉल्व करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे लोग अभी भी अपने आइडियल्स को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। इन सब चीजों में देखिए अभी कुछ टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट 70 ईयर्स में हमने कभी भी अपने इलेक्शंस को मिस नहीं किया है, हमने किसी भी टाइप का मिलिट्री को नहीं देखा है। देखिए अगर आप बगल में पाकिस्तान को देखेंगे, वहां पे ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आज तक यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई है, वहां पे हमेशा मिलिट्री को होता रहता है। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम्स होती रहती है। आप वर्ल्ड की मेजर डेमोक्रेसीज को देख सकते हैं, वहां पर हर एक जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता रहता है, बट द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट आज तक हमारे इंडिया के अंदर किसी भी टाइप का मिलिट्री कू का कोई भी कंसेप्ट नहीं आया है। हमारे यहाँ पर कभी भी आज तक इलेक्शन फोर्सफुली कभी भी पोस्टपोन नहीं कराया गया, या फिर किसी भी तरीके से इलेक्शन को कैंसिल नहीं कराया गया है। किसी एक पर्सन ने कभी भी हमारी कंट्री के अंदर पावर को कैप्चर करने की कोशिश नहीं की है। दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ इंडियन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आई होप आप यहाँ पर इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्ली। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर कंसेंसस को समझेंगे, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कभी नहीं बोलता है कि आप हर बात पे मान जाओ।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कभी भी नहीं बोलता है कि आप हर बात पे अग्री कर जाओ, आप हर बात पे मानना स्टार्ट कर दो कि जो भी रूल बनाया गया है उस चीज को आप एक्सेप्ट करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यहां पर बोला है, देखिए, यू डू नॉट नीड टू अग्री ऑल द टाइम, बट देयर आर ग्राउंड रूल्स ऑफ हाउ यू विल डिसएग्री। किस तरीके से डिसएग्री करना है, उसके कुछ ग्राउंड रूल्स है। यू कैन नॉट जस्ट गो आउट विद अ गन, एक गन आप हाथ में लेकर जाकर सामने वाले को गोली नहीं मार सकते अगर आप उनसे डिसएग्री करते हो। यू हैव अ प्रॉपर मेथड फॉर दैट। यू कैन गो एंड टॉक टू देम, यू कैन गो टू कोर्ट्स, यू कैन गो फॉर अपील्स, राइट। एक प्रॉपर मैकेनिज्म है किस तरीके से आप डिसएग्री करोगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हर टाइम हर एक पर्सन से अग्री करना स्टार्ट कर दोगे। और यहां पर जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, इंडिया ने पिछले 70 इयर्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस देखे हैं, बहुत सारे स्ट्रेन देखे हैं, बट इसके बावजूद हमारी कंट्री जो है उसने हर चीज को सर्वाइव किया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने कंसेंसस को मेंटेन किया है। हमने इस चीज को मेंटेन किया है कि हम हर एक पर्सन साथ ना होने के बावजूद साथ कैसे हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर, मतलब अगर एक पर्टिकुलर बिल पे वोटिंग होती है तो उसमें माना जाता है कि ऑलमोस्ट 40% लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, बट इसके बावजूद वो भी आगे आकर सपोर्ट करते हैं अगर वो बिल पास हो जाता है तो। दिस इज व्हाट एक्चुअली मेक दिस पर्टिकुलर कंट्री वेरी ग्रेट। इसी कारण जो हमारा इंडियन नेशनलिज्म है वो एक्चुअली इट इज अ नेशनलिज्म ऑफ एन आइडिया। ये हमारा सिर्फ एक कंट्री नहीं है, हमारा एक्चुअली एक आइडिया है, और ऑथर इसे एवर लैंड बोलते हैं। ये आइडिया जो है हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन से चलती आ रही है, हमारा मिडिल सिविलाइजेशन में आता है, और अभी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम एक शेयर्ड हिस्ट्री को यहाँ पर जी रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर जा रहे हैं, जहां पर हम रूल ऑफ लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ। अगर आप अभी की बात करेंगे, हमारे इंडियन नेशन को किसने यहां पर बांध के रखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, दैट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड किया, और इस रूल ऑफ लॉ ने हमारी पूरी की पूरी नेशन को यहां पर एक धागे में बांध के रखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, दैट स्ट्रगल वाज नॉट जस्ट फ्रॉम द एलियन रूल। हम सिर्फ यहाँ पे ब्रिटिशर्स से दूर होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बट वी वर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि इंपीरियल डेस्पोटिज्म को फॉलो करता था। मतलब जो अपनी मनमानी करता था, जो चाहता था वैसे लॉ लेकर आता था, जहां पर पीपल कोई भी वैल्यू नहीं थी, लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं थी, लोगों के अगेंस्ट में वहां पर मतलब लॉज लाए जाते थे, उनके ह्यूमन राइट्स को वहां पे कंसीडर नहीं किया जाता था। हम उन हर चीज से हम फाइट कर रहे थे, हम उन हर चीज के अगेंस्ट पे हम स्ट्रगल कर रहे थे, और हर एक चीज से हम यहां पर साइड होने की कोशिश कर रहे थे। दिस वाज एक्चुअली व्हाट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड अस टू बी। Now, this was how freedom was intended. हम फ्रीडम को इसलिए नहीं चाहते थे कि सिर्फ यहां से ब्रिटिश हट जाए और हमें फ्रीडम मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो आइडिया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के ऊपर मतलब बेस था। हम सिर्फ यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं चाहते थे, हम एक मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, जो कि हर एक पर्सन को एक मॉरल वैल्यूज, एक लीगल वैल्यूज, ये हर एक चीज वहां पे प्रॉपर्ली प्रोवाइड करे। यानी कि हम एक ऐसा नेशनल कमिटमेंट बनाना चाहते थे, हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहते थे जो हर एक पर्सन को एक टाइप से मोटिवेट करेगा कि आप अपने एंड्स को फुलफिल कीजिए, लेकिन आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के थ्रू उस चीज को फुलफिल कीजिए। देखिए, यहां पर दो कंसेप्ट होता है, एक होता है कि एंड्स एंड मींस। देखिए, दो चीजें होती हैं। एंड्स का मतलब होता है जो फाइनल रिजल्ट होता है, एंड मींस का मतलब होता है जो प्रोसेस यूज करते हैं उस पर्टिकुलर एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो यहां पर कुछ जो ऑथर्स हैं, कुछ जो मतलब डिफरेंट फिलोसफर्स, वो कहते हैं दैट ओनली एंड जो है वो वैल्यू करता है, मींस वैल्यू नहीं करते। मतलब आप किसी भी तरीके से अपने फाइनल तक पहुंच जाओ, अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाओ, आप उसे अचीव कर लो, भले ही आपने कितने भी गलत रास्ते क्यों ना यूज किए हो। लेकिन यहां पर गांधी जी का कहना ऐसा नहीं है। गांधी बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा एंड यहां पर अचीव करना है तो उसके लिए आपको पहले अच्छा मींस यहां पर अचीव करना होगा, आपको सही रास्ते पर चलना होगा। अगर आपका मीन सही होगा तो ऑटोमेटिकली आपका एंड सही होगा, लेकिन अगर आपका मीन्स यहां पर गलत होगा तो अब भले ही आपका एंड यहां पर सही क्यों ना हो, बट आपकी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू सिस्टम वहां पर सही नहीं होगी। ठीक है, यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह सिखाया है कि देखिए, हमें अपने एंड तक तो पहुंचना है, बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, यानी कि हम एक अच्छे मींस को यूज करना है। हम यहां पर एरिस्टोक्रेसी या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते यहां पर। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी प्रोसेस है, उसके स्ट्रक्चरिंग जो है उसको अपहोल्ड करना है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। हमारे जो फोर फादर्स, उन्होंने इस चीज को जो प्रॉपर्ली बनाया है, उसके अंदर उन्होंने एक स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी डाली है, उन्होंने एक स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी डाली है, एक फ्री स्पीच का कंसेप्ट डाला है। उन्होंने गवर्नमेंट अगर कुछ भी करती है उसके अगेंस्ट स्क्रूटनी का बात की है, जहां पर पब्लिक जो है प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज कर सकते हैं उन चीजों को, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, उनके अगेंस्ट लीगल लिमिटेशंस लगा सकती है कि एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है वो हर एक चीज नहीं कर सकती है, उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस है। ये एक्चुअली शो करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना ग्रेट है, एक्चुअली हमारी शो करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने अच्छे तरीके से हर चीज को यहां पर डील कर रहा था। देखिए, आप ध्यान से सोचिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 के अंदर बना था, 1950 के अंदर बना था, और अभी हम 2022 के अंदर है, एंड वी हैव नॉट change this particular constitution, we are just making slight amendments. इसका मतलब क्या है, the constitution that was made in 1950 that was almost perfect for 2022 also, right, and it is very much perfect for 2050 also, and it is very much perfect for 3000 also. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड एज द विजन ऑफ आवर फोर फादर्स हु एक्चुअली मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, दे वर द वन हु एक्चुअली थॉट ऑफ एंटायर प्रॉब्लम्स, जिन्होंने सारे के सारे प्रॉब्लम्स को पहले ही सोच के रखा हुआ था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस टाइप के इश्यूज इंडिया के कल्चर के अंदर आ सकते हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसे कैसे निपटा जाएगा, कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा, एवरी सिंगल थिंग दैट इज मतलब दैट कैन बी, वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है।
अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की बात करेंगे तो हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो इस चीज को प्रॉपर्ली परफेक्टली मानते थे कि कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास किया जा सकता है, किसी ना किसी तरीके से गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इनकंसिस्टेंट बनाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह भी बोलते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना वो बाय बर्थ नहीं आती है, वो कोई नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, उसे कल्टीवेट करना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसको मॉरली फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो उनका ये फियर है कि कहीं ना कहीं उसे बाईपास कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके साथ में वो एक आंसर भी करते हैं कि अगर हम लोगों को प्रॉपर एक अच्छा वैल्यू सिस्टम देंगे, उनके अंदर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कल्टीवेट करेंगे तो आगे जाकर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। और इसीलिए जो हमारे अंबेडकर है वो कहते थे कि हमारे पीपल अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इसके मोरालिटी के फेज के अंदर है, अभी भी हमें इसे सीखने की जरूरत है, अभी हम हाथ के फाइनल तक नहीं पहुंचे हैं। हमारी कंट्री एक्चुअली अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे तो हमारी कंट्री देखिए, किंग्स वहां पर हुआ करते थे, हमारे यहाँ पे रूलर्स हुआ करते थे, हमारे यहाँ पर मुगल्स आए, राइट। मुगल्स देखिए, मुगल्स किसी भी तरह की डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं, वो पूरी तरीके से मोनार्की को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पे बिल्कुल भी डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं, वहां पे पूरी तरीके से अपने इंपीरियलिज्म को फॉलो करते हैं, वहां पर अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। देख रहे हैं आप, हमारी कंट्री पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक थी, हमने कभी भी डेमोक्रेसी को यहाँ पर अपने थ्रू जिया नहीं है, राइट। हमारा एक सॉइल है जो कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट हमारी हिस्ट्री यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक है पूरी तरीके से। हमने यहां पर इंपीरियलिज्म को सहाया, हमने मोनार्की को सहाया, यहां पर हमने कहीं ना कहीं यहां पर मोनार्की एक टाइप के ऐसे गवर्नमेंट को सहाया जहां पर एक पर्सन ही पूरी तरीके से रूलर था। अब अचानक से अगर हम गवर्नमेंट को यह बोल देंगे कि हर एक एवरी सिंगल पर्सन इज द रूलर एंड पब्लिक आर द फाइनल अथॉरिटी, तो ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। और इस बात को डॉक्टर अंबेडकर बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, इसलिए ये बोलते हैं कि पीपल स्टिल हैव टू लर्न इट, पीपल को अभी भी इस चीज को समझने की जरूरत है, वो डायरेक्टली इस चीज को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए वो इंसिस्ट करते हैं कि जो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, देखिए वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऑल्दो जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ये बोलती है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्ली काम करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रॉपर्ली काम करेगी। बट साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं, इस चीज को वो ध्यान रखना चाहते हैं कि जिसके पास भी पावर आए उसे कैप्चर ना कर ले, उसको वो ऐसा ना हो कि वो जो चाहता है वो करना स्टार्ट हो जाए। इसी चीज को यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ पर डीपीएसपी का कंसेप्ट लाया गया। To recall these basic principles today is to recognize how far we are currently straying from them. हम अगर इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को अगर हम देखेंगे, हमें इस चीज समझ आएगा कि कितने अच्छी तरीके से हम इसे फॉलो कर रहे हैं या फिर कितने अच्छे तरीके से हम इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हमें क्या क्या एग्जैक्टली चीजें करने की जरूरत है। अभी देखिए, हम 75th अपने एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर है, 72nd हम अपने एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे के अंदर है। और अभी अगर आप देखेंगे कि दिस इज द परफेक्ट टाइम जब हमें अपनी एक्चुअली खुद को रिमाइंड कराने की जरूरत है, हमें अपने रीडेडिकेट करने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स क्या हैं, हमें इन चीज को प्रॉपर्ली फॉलो करने की जरूरत है। हमें उस जो विजनरी हमारे फोर फादर्स ऑलरेडी बनाकर गए हुए हैं, सोचिए उन्होंने कितने अच्छे लॉज एंड कितने प्रॉपर टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि अभी पिछले 75 सालों में प्रॉपर्ली अभी तक काम कर रहा है और अगले 75 सालों तक और ये प्रॉपर्ली काम करेगा। तो हमें भी इस चीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली आइडियल को फॉलो करने की जरूरत है, बिकॉज वी आर एक्चुअली द यूथ ऑफ द नेशन, वी आर द वन जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यहाँ पर आगे लेकर जाएंगे। हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कंसेप्ट को यहाँ पर और ज्यादा स्प्रेड करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, सो इट इज अस हु हैव टू एक्चुअली मतलब इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्पेशली जीएस 2 पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे तो आप उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज इंडिया जर्मनी के रिलेशनशिप के बारे में, और ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आप इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे तो आपको डिफरेंट चीजें ध्यान आएंगी, बट उसमें मिलिट्री वेसल बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, ऑथर ये बोलते हैं कि अभी देखिए, एक यहाँ पर जर्मनी की एक नेवी फ्रिगेट है, दैट इज कॉल्ड एज बेयर्न। तो आपको ध्यान रखना है, बेयर्न एक टाइप की नेवी फ्रिगेट है जो कि जर्मन शिप है। ठीक है, अब देखिए जर्मन शिप क्या करती है, अभी 2021 में उन्होंने अपना एक टाइप का वॉयज स्टार्ट किया था। ठीक है, वॉयज का मतलब होता है एक टाइप का रूटिंग स्टार्ट की थी, वो डिफरेंट एरियाज में मूव कर रहे थे। ठीक है, दिस इज वर्ल्ड, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, दिस इज एशिया एंड दिस इज अफ्रीका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहां से जर्मनी कभी जर्मनी यहां कहीं है, यहां से निकलता है, सुएज कनाल को पास करते हुए इंडियन ओशन के अंदर आता है, डिफरेंट कंट्रीज को यहां पर फॉलो करता है, स्पेशली लास्ट में यहां पर इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, एंड वापस से वो जर्मनी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक जर्मन शिप जो है वो पूरे वर्ल्ड स्पेशली इंडो पैसिफिक का पूरे का चक्कर लगा कर गया है। ठीक है, चक्कर लाकर गया है, जितने भी यहाँ पर कंट्रीज आती हैं, जितने भी कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी, सबके साथ यहाँ पर मिलकर गया है, अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के मतलब करके गया हुआ है। एंड यहाँ पे जो जर्मनी है, जर्मनी का जो शिप है वो यहाँ पर इंडिया में भी आया है। तो एक्चुअली ये शो करता है कि इंडिया की जो यहाँ पर जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो रही है, काफी, बिकॉज देखिए जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। जर्मनी सिर्फ उन्हीं कंट्री के साथ यहाँ पर मिलने आया था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में, और यहाँ पर जर्मनी का इंडिया के अंदर आना दैट इज
एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया। देखिए जर्मनी यहां पर एक चीज समझना स्टार्ट हो गया, जर्मनी को एक चीज मालूम चल गया है कि वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, वो लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो चेंज हो रहा है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन। अब देख सकते हैं पिछले हम कितने ही एटोरियंस में लगातार बात कर चुके हैं। देखिए सारा का सारा जो इशू है कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक के एरियाज में यहां पर शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे हमारा अफगानिस्तान का इशू, सेंट्रल एशिया का इशू, ठीक है, जितने भी इशूज है सबके सब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है। चाइना इस एरिया को कैप्चर करना चाहता है, यूएसए इस एरिया को कैप्चर करना चाहता है, इंडिया यहां पर अपनी डोमिनेंस को लगातार बना के रखना चाहता है, जर्मनी यूरोपियन कंट्रीज वो यहां पे आना चाहते हैं, हर एक कंट्री यहां पे आना चाहते हैं। बट सबको पता है कि इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है। अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव किया तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड यहां पर जम सकता है। इसलिए जर्मनी यहां पर इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ यानी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ठीक है। इसी के लिए देखिए अगर हर एक कंट्री को ये चीज तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो फ्यूचर इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है, इसी एरिया के अंदर उसको शेप किया जा रहा है। और इसलिए जो हमारा बियर्न का जो विजिट हुआ यानी कि जर्मन शिप का जो इंडिया में विजिट हुआ है वो एक्चुअली ये शो करता है कि वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग। जब इंडिया जाके हर एक पोडियम के अंदर, हर एक फोरम के अंदर ये बोलती है कि इंडो पैसिफिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट नाउ, तो हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, वी हमारे पास कंक्रीट आउटकम इस बात से है। देखिए आप देख सकते हैं जर्मन शिप यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आ रही है, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, देखिए जर्मनी ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर इंडो पैसिफिक पॉलिसी गाइडलाइंस बनाए हैं 2020 के अंदर। अगर आप उससे पहले यूरोपियन यूनियन देखेंगे, उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है जर्मनी यहाँ पे इंडो पैसिफिक के अंदर इंटरेस्टेड है, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे अपना इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत ही इंटरेस्टेड है, यूएसए का हमें पता है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी एक डोमिनेंट प्लेयर है, चाइना यहाँ पे लगातार वो करने की कोशिश कर रहा है, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम में आ रही है। बट द क्वेश्चन इज कि इसी टाइम में क्यों, व्हाई एट दिस पर्टिकुलर टाइम हम इतना ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप को इंप्रूव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जर्मनी, देखिए जर्मनी को ये चीजें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है कि अगर हमें एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए, ठीक है, और वो भी उस टाइम में जब जर्मनी जो ऑलरेडी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो अभी हमें एक सपोर्ट चाहिए कुछ मेजर कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया, स्पेशली यूएसए, इन सब कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा। अगर आप यूरोप की बात करेंगे, देखिए जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसे अपने सारे के सारे ट्रेड रूट्स यहाँ पर ओपन करने होंगे। ट्रेड रूट्स ओपन करके रखेगा तभी वो अपनी फ्यूचर को यहाँ प्रॉपर्ली सिक्योर कर सकता है। अगर ट्रेड रूट को यहाँ पर ओपन करना है तो उन्हें कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को यहाँ पे सपोर्ट करना होगा और साथ ही साथ जितने भी डिस्प्यूट है उनको पीसफुली रिजॉल्व करने की बात करनी होगी, तभी जाकर यूरोप जो है अपने ट्रेड रूट्स को ओपन कर सकता है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ट्रेड रूट्स को ओपन करने के लिए, तो आपको पता है कि इंडिया जो है एक मैरीटाइम पावर हाउस की तरह लगातार इमर्ज हो रहा है। इंडिया लगातार फ्री एंड इंक्लूसिव ट्रेड को यहां पर वो करता है, ठीक है, मतलब वो करता है, चैंपियन करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कंट्री जो कि फ्री और इंक्लूसिव ट्रेड की बात करेगी, उसके साथ इंडिया अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए हर एक कंट्री यहां पर आके इंडिया को अपना एक प्राइमरी पार्टनर बनाना चाहती है, स्पेशली नेवल एरिया के अंदर। आप पिछले 2 साल का न्यूज देख सकते हैं, पिछले 2 साल के जितने भी चीजें, जितने अचीवमेंट्स हुई हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, अगर उसको देखेंगे, इंडिया लगातार एक मैरीटाइम पावर की तरह इमर्ज हो रहा है। और सेकंड चीज, डिफरेंट कंट्रीज आके यहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, बी इट यूएसए, बी इट रशिया एंड बी इट जर्मनी। अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन के लिए, जर्मनी के लिए एग्जैक्टली चैलेंजेस क्या है। अगर आप इंडो पैसिफिक को देखेंगे, इंडो पैसिफिक जिसके अंदर इंडिया इज एट द सेंटर, ठीक है, वो एक्चुअली जर्मनी के भी और यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के भी, दोनों के फॉरेन पॉलिसी के अंदर है, जैसा हमने भी बात किया था। क्यों ऐसा, रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है कि अगर आप इंडो पैसिफिक को देखेंगे, दैट इज एक्चुअली होम टू 65% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। मतलब पूरी दुनिया की जो 65% जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रहती है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 33 मेगा सिटीज है, जो मतलब जो कि हाईली डेवलप्ड है, दिल्ली, मुंबई टाइप के जो शहर है, उसमें से 33 में से जो 20 सिटीज ऐसे हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप ग्लोबल जीडीपी की बात करेंगे, टोटल ग्लोबल जीडीपी का 62% जो ट्रेड है वो इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर होता है। और पूरे वर्ल्ड का जो मर्केंडाइज ट्रेड है, यानी कि जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो ट्रेड है, उसका 46%, मतलब ऑलमोस्ट आधा ट्रेड जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर होता है। तो आई होप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे ट्रेड की इंपॉर्टेंस है। और पॉपुलेशन क्या शो करता है? ये शो करता है ह्यूज मार्केट, ठीक है। तो यहां पर देखिए ट्रेड भी होता है यहाँ पर, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूज मार्केट प्रेजेंट है। और साथ ही साथ अगर आप सेकंड चीज बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, जितने भी इकोनॉमीज हैं वो लगातार खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और एवरी सिंगल कंट्री जो कि डेवलप करने की कोशिश कर रही है वो कोल को यूज कर रही है। और कोल को यूज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो लगातार कार्बन एमिशन वहां पर इंक्रीज हो रही है। और जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है? उनके कंट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी बनाई गई है जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट जो है उनको यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर मिल जाएगा,
ठीक है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जर्मनी और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब चीजों के लिए बातचीत कर रहे हैं इंडिया के साथ और जो आसपास के कंट्री है चाइना के साथ, इन सब कंट्री के साथ, ठीक है। देखिए जिस तरीके से इंडिया एक टाइप का ट्रेडिंग नेशन है ना, उस तरीके से जर्मनी भी एक टाइप का ट्रेडिंग नेशन है। अगर आप जर्मन ट्रेड की बात करेंगे उसमें से 20% उनका जो ट्रेड है, मतलब 20% से ज्यादा ट्रेड जो है वो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड दैट इज वाई जो हमारा जर्मनी और इंडिया है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा शेयर हो जाती है, काफी साथ में रहती है, ताकि हम साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर रीजन इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबल रख सकते हैं, वहां उसको प्रॉस्परस रख सकते हैं और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रॉपर्ली हम फ्रीडम रख सकें। देखिए यूरोप की अगर आप की इंटरेस्ट की बात करेंगे ना तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनका एक अगर उनको ट्रेड वहां पे संभालना है अपना, देखिए 20% ट्रेड अगर उन्हें संभालना है तो उनके लिए एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। देखिए तो आपको यहाँ पर एक चीज तो जरूर ध्यान रखना है कि यूरोप के हर एक कंट्री का कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इसलिए वो आकर इंडिया के अंदर अपना रिलेशनशिप इंक्रीज करना चाहती है, उसको इंप्रूव करना चाहती है। बट साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर मैंने आपको याद होगा पहले भी बताया था कि कोई भी कंट्री किसी की भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होती है और किसी की परमानेंट एनिमी नहीं होती है। इट इज ओनली द परमानेंट इंटरेस्ट दैट मैटर्स। जिस कंट्री का जब इंटरेस्ट होता है उसी दिन वो उसकी फ्रेंड बन जाती है और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो उसकी एनिमी बन जाती है। टेक द एग्जांपल ऑफ यूएसए एंड इंडिया। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो यूएसए एक्चुअली रिफ्यूज टू हेल्प इंडिया एट ऑल। हमने उनसे जब जीपीएस का लोकेशन माना था तो उसने पूरी तरीके से मना कर दिया था। वे एक्चुअली टुक हेल्प फ्रॉम रशिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। उस टाइम यूएसए ने हमें मना कर दिया था। एंड फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आप 20 साल यानी कि 2021 के आसपास में, एंड यूएसए इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट पार्टनर। अब देख रहे हैं 20 साल पहले यूएसए ने हमें सिंपल सी चीज के लिए यहां पे मना कर दिया था और यहां पर 20 साल के बाद यूएसए हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्टनर्स में से एक है। हम सबसे बड़ी यहां पर आर्म डील जो है यूएसए के साथ करते हैं। तो आई होप आप यहां पर समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन लगातार फ्लक्चुएट होता है, लगातार चेंज होता रहता है। यहां पर आपको किसी भी कंट्री को परमानेंट फ्रेंड नहीं मानना है, कभी भी परमानेंट एनिमी नहीं मानना है। अब थोड़ी सी बेयर्न के बारे में बात करते हैं। बेयर्न क्या था? बेयर्न आपको जैसा मैंने प्रॉपर्ली समझाया कि जर्मनी का एक फ्रिगेट शिप है, ठीक है, नेवल शिप है, जो कि एक 7 मंथ की जर्नी के लिए निकला था 2021 के अंदर और उसने पूरे इंडिया के और इंडिया पैसिफिक के आसपास का एक पूरा सर्कल जो है उसको फॉलो किया है। अगर आप इसकी बात करेंगे, देखिए जब इंडिया जो है इंडिया के बगल से जो बेयर्न निकल रहा था ना, उस टाइम भी इंडिया ने इस पर्टिकुलर शिप को प्रॉपर्ली ग्रीट किया था। इसका मतलब क्या, एक अच्छा गेस्चर शो किया था कि जो मतलब उसको एक टाइप से वेलकम किया था जब वो हमारे रीजन के अंदर आया था, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आया था। उसके साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज भी किया था जहां पर हमारी जो कुछ शिप्स थी वो उनके साथ उन्होंने ज्वाइंट पासिंग की थी। मतलब जब उनकी बेयर्न शिप जो आगे निकल रही थी तो हमने उनके साथ एक प्रॉपर एक छोटा सा शिप भेजा था ताकि उसकी सिक्योरिटी को यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। दिस वाज अ गुड गेस्चर फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो बेयर्न शिप है उसने जापान, सबसे पहले जापान गई, फिर ऑस्ट्रेलिया गई, वियतनाम, सिंगापुर और जितनी भी बाकी कंट्री, जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सबको उसने प्रॉपर्ली विजिट किया और उसके बाद फाइनली वो मुंबई आया है, फाइनली वो इंडिया आया है। एंड मुंबई इज द लास्ट स्टेशन। इसके बाद क्या होगा, जर्मनी विल रिटर्न बैक टू जर्मनी, सॉरी बेयर्न विल रिटर्न बैक टू जर्मनी। दिस वाज द एक्चुअली कोर्स जो कि इस पर्टिकुलर शिप ने फॉलो किया है, ठीक है। इसी के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया वाज नॉट इन द प्लान्स ऑफ बेयर्न। बेयर्न के प्लान्स के अंदर इंडिया नहीं था पहले, बट जर्मनी ने लास्ट कॉल चेंजेस किया और वो इंडिया को डायरेक्टली आता है, इंडिया के साथ मिलकर जाता है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस लगातार इंक्रीज होती जा रही है। हमारा जो कॉपरेशन और इंक्लूसिवनेस का जो मेथड है वो लगातार धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप बेयर्न की बात करेंगे, देखिए बेयर्न ने जो भी रिसेंटली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी रिसेंटली एक टाइप का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। सेकंड, यूरोपियन यूनियन का एक मिशन हुआ है दैट इज कॉल्ड सी गार्जियन, ठीक है। सी गार्जियन के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है जो कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर प्रेजेंट हुआ है। और इसके अलावा एक ऑपरेशन एटलांटा होता है जो कि जो यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्सेस है वो साथ में मिलकर करती हैं, इसके अंदर भी उसने पार्टिसिपेट किया। तो आप समझ रहे हैं बेयर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप की तरह यहाँ पर इमर्ज हो रही है, जहां पर उसने जर्मनी को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की तरह यहाँ पर इमर्ज किया, रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद इसका इंडिया में आना दैट एक्चुअली सिग्निफाइज कि इंडिया का जो वैल्यू है लगातार जर्मनी की नजरों में इंक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा देखिए इन सब में पार्टिसिपेट करने के बाद में जब वो टोक्यो यानी जापान से लेकर वो बुसान जा रहा था, बुसान कहां पर है, ध्यान रखना है, बुसान साउथ कोरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो जब वो जापान से साउथ कोरिया जा रहा था तो उसने एक्चुअली यूनाइटेड नेशन का जो सैंक्शंस लगा रखे हैं और जो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, उसको भी उसने प्रॉपर्ली मॉनिटर किया, उसने प्रॉपर्ली चेक किया, उसके बाद वो आगे गई। नो यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ कोरिया का एक्चुअल नेम क्या है? नॉर्थ कोरिया का एक्चुअल नेम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर डीपीआर के सुनेंगे यानी कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया सुनेंगे, दैट इज एक्चुअली नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया को सिग्निफाई करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप एंजेला मर्कल जो इससे पहले जो चांसलर हुआ करती थी जर्मनी की, उनसे बात करेंगे तो पिछले 16 सालों से हम ऑब्वियसली हम ट्रेड काफी अच्छा कर रहे थे, बट उनकी कोई भी शिप हमारे यहाँ पे नहीं आ रही थी, हमारी कोई भी शिप जर्मनी में नहीं जा रही थी। लेकिन जब 2021 के अंदर ओलाफ स्कॉल्स नाम के जो पर्सन है वो भी रिसेंटली चांसलर बने हैं, उनके साथ जैसे ही वो बने हैं वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उनसे बातचीत की और दे बोथ अग्री दैट अ मेजर डेमोक्रेसी और मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तरह दोनों अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जर्मनी इज एक डेमोक्रेटिक कंट्री,
ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका मतलब क्या है, वो अपने पीपल्स को यहाँ पर हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। तो इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जर्मनी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इंडिया और जर्मनी दोनों को यहाँ पर साथ लेके रखेगा। अगर आप इंडिया और जर्मनी की बात करेंगे, वो अपनी कॉपरेशन को सेटअप करने को, स्टेप अप करने की एक्चुअली बात कर रहे हैं, और कुछ कॉमन चैलेंजेस है जिसको वो साथ में मिलकर फेस करना चाहते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज सबसे टॉप ऑफ द एजेंडा है। अब देखिए, जर्मनी का ये मानना है, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन और यूएसए का भी ये मानना है दैट नो ग्लोबल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विदाउट इंडियाज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इमर्जिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। बी इट टेक्नोलॉजी, बी इट पॉपुलेशन, बी इट एनी टाइप ऑफ थिंग, हमारा इंडिया जो है बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। इसलिए किसी भी ग्लोबल प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, उसको सॉल्यूशन चाहिए, तो इंडिया का आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसमें लेना ही होगा। दिस इज द मेन थिंकिंग ऑफ यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सबका। अभी अगर आप इस साल की बात करेंगे 2022 के अंदर, जो जर्मनी है वो G7 का प्रेसिडेंट बनने वाला है, और आपको ध्यान होगा तो इंडिया जो है 2022 के अंदर G20 का प्रेसिडेंट बनने वाला है। देखिए, अगर आप ध्यान रखेंगे G7 और G20 की अगर आप मेंबरशिप देखेंगे ना, तो G7 के सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं G20 के अंदर प्रेजेंट है। मैं आपको मैप में शो करता हूं, देखिए ये मैप, देखिए दिस मैप शोज द मेंबर्स ऑफ G7 कंट्रीज। देखिए, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये 7 मेंबर्स है जो कि G7 के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप G20 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज है, उसके अलावा यूएस, देखिए यूके, ठीक है, कनाडा, दिस इज फ्रांस, दिस इज जर्मनी, दिस इज इटली एंड दिस इज जापान। मतलब G7 के सारे मेंबर्स ऑलरेडी G20 के अंदर प्रेजेंट है, बट इसके बावजूद G7 और G20 जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग काम करती थी, दोनों साथ में आके काम नहीं कर पाती थी। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया और जर्मनी का देखिए, इंडिया और जर्मनी लगातार एक साथ ही, देखिए जर्मनी यहाँ पर G7 की प्रेसिडेंट बनने वाला है 1 साल के लिए, और इंडिया जो है G20 के प्रेसिडेंट बनने वाला है 1 साल के लिए। इसका मतलब है दोनों के पास एक एम्पल अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर दोनों एक साथ मिलकर इन चीजों को यहाँ पर सिग्निफाई कर सकते हैं, इन चीजों को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले सकते हैं डिफरेंट चीजों पर, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक साथ मिलकर यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इंडिया और जर्मनी की ट्रेड के बारे में बात करेंगे, दैट इज अराउंड $1.3 बिलियन पर ईयर, इतना है। उसमें से इस पर्टिकुलर 1.3 बिलियन में से 90% जो पैसा है वो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए पैसा हम लोग ट्रेड करते हैं। मतलब जर्मनी इंडिया को देता है और इंडिया जर्मनी को देता है, और हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए और क्लीन और ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए करते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जितना भी हम ट्रेड करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही जो यूजफुल चीजें हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, जो एनवायरमेंट है, उसको संभालना, इन सब चीजों के लिए हम पैसा यूज करते हैं। और माना जाता है कि जर्मनी जितना पैसा इंडिया को देता है इस पर्टिकुलर फील्ड में, यानी कि क्लाइमेट चेंज की फील्ड में, उतना कोई भी और दूसरी कंट्री इंडिया को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि इंडिया को जर्मनी से होता है, कि जर्मनी से डायरेक्टली फंडिंग मिलती है उनको, ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू में, ग्रीन एनर्जी के थ्रू में उनको डिफरेंट सिर्फ फंडिंग नहीं मिलती है, साथ में उनको डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी मिलती है। अब देखिए, COP26 रिसेंटली हुआ था जो कि ग्लासगो जर्मनी के अंदर हुआ था, आपको ध्यान होगा, ठीक है, जर्मनी के अंदर हुआ था, जर्मनी उसका प्रेसिडेंट था, और जर्मनी और इंडिया दोनों ने साथ में मिलकर इस चीज को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। बिकॉज देखिए 90% ऑफ द ट्रेड जो है हर चीज यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी लाने के लिए किया जा रहा है। तो एक्चुअली ये शो करता है कि इंडिया जो है बहुत ही सस्टेनेबल पाथ पे ग्रो कर रहा है, और वो हर एक कंट्री को, मतलब स्पेशली जर्मनी और इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है, काफी अच्छी रिलेशनशिप दोनों की होने वाली है। अगर आप जर्मनी की बात करेंगे, हमारे महाराष्ट्र में एक धुले नाम का एक प्लेस है जहां पर जर्मनी आगे एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट बना रहा है, ताकि वहां की जो एनर्जी नीड्स है उसको सोलर प्लांट के थ्रू उसको कंप्लीट किया जा सके। दैट विल बी अराउंड 125 मेगावाट्स की ये पर्टिकुलर प्लांट बनने वाली है, जो कि 2,20,000 लोगों को डायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग की बात करेंगे तो हर साल 1,55,000 यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख टन CO2 को सेव करने में हेल्प करेगा। मतलब इतना सोचिए, अगर ये पर्टिकुलर प्लांट नहीं बनेगा तो इतना टन CO2 हर साल जो है एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होगा। बट अगर ये प्लांट बन गया तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। फ्यूल जो कोल के रूप में जो फ्यूल यूज होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, और हम सोलर पावर प्लांट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्मनी फॉर इंडिया, बिकॉज जर्मनी यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, हमें फंडिंग प्रोवाइड करता है, हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा एक टाइप का हेल्पिंग फैक्टर की तरह यहाँ पर इमर्ज होता है। अब देखिए, इंडिया का 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो रहा है, राइट। हमने बात की थी 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और 15 अगस्त यहाँ पे 2022 को हम 75 इयर्स कंप्लीट कर लेंगे। ये एक्चुअली 75th ईयर के अंदर इंडिया और जर्मनी का रिलेशनशिप से इंप्रूव होना, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिग्नल शो करता है कि हम अपने फ्रेंडशिप को लेकर, अपने कॉपरेशन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। हम एक्चुअली बहुत ही पावरफुल पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं इन बोथ काम वाटर्स और हैवी सीज। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, यानी कि जब वाटर बहुत ही काम होगा, बहुत ही नॉर्मल होगा, तब भी हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हैं। जब हमारा सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होंगे उस टाइम भी हम अपने रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से बना के लेके चलना चाहते हैं। एंड ऑथर का बोलना यह है कि होपफुली वी विल एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन एवरी वंस इन अ व्हाइल। इसका मतलब यह है कि जो भी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जर्मनी के साथ हम इतना ट्रेड करेंगे, हम इतनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करेंगे, हो सकता है कि हम उससे भी कहीं ना कहीं आगे निकल जाए, हम उसके भी अच्छा मतलब एक डेटा शो करें नेक्स्ट ईयर। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज आर होपिंग फॉर।
दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइटोरियल, और आई होप आपको दोनों आइटोरियल मतलब प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इसके अलावा आपके लिए एक छोटा सा न्यूज है कि हमने अभी रिसेंटली पॉलिटी का एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम पूरे लक्ष्मीकांत को माइंड मैप के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो यहाँ पे मतलब एवरी सिंगल डे देयर इज एटलीस्ट वन वीडियो, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो अप कर सकें और प्रीलिम से पहले ये पर्टिकुलर सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए विद एवरी सिंगल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज आप उस पर्टिकुलर चीज को चेकआउट कीजिएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।